हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2024 जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आपको फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही यहाँ पर आपको देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर लगभग आपको 27 विषय के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार शॉर्ट में पहले हम आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पर एग्जाम अभी स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, भूगोल हुआ, यानी समाजशास्त्र हुआ, इसी प्रकार से संगीत देखिए, संस्कृत प्राच्य देखिए, मराठी, संस्कृत व्याकरण, वेद, संस्कृत ज्योतिष, योग विज्ञान। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसको पहले देख लीजिए और इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी गई इसको जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहाँ पर जैसे मैथ देखिए, अर्थशास्त्र देखिए, राजनीति शास्त्र हुआ, हिंदी हुआ, वाणिज्य हुआ, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री हुआ, आपका वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी हुआ, प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी हुआ, इस प्रकार से भौतिक शास्त्र, क्रीड़ा अधिकारी यानी खेल अधिकारी आपका जो स्पोर्ट ऑफिसर ग्रंथपाल, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विज्ञान, आपका भूगर्भ शास्त्र, और आपका यहाँ पर देखिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यहाँ पर देखिए उर्दू और संस्कृत साहित्य। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इतने सब्जेक्ट के यहाँ पर फॉर्म फिल चल रहे हैं अभी। तो चलिए किसी एक को हम आपको एग्जाम्पल लेकर आपको फॉर्म फिल का प्रोसेस बता रहे हैं। सभी पोस्टों का आपका फॉर्म फिल का प्रोसेस सेम रहने वाला है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप किसी एक को यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपको सभी का अलग अलग बताने से, इसलिए किसी एक फॉर्म को आपको फिल करके आपको दिखा रहे हैं हम। और प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको आ जाना है, इस प्रकार से यहाँ से आ जाना है, उस पर अप्लाई करना। आगे प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको रैंडमली किसी एक फॉर्म को आपको फिल करके दिखा रहे हैं। पहले उसकी आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या आपको उसमें गलती नहीं करनी है। तो साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए हमने किसी एक का, जैसे यहाँ पर हमने हिस्ट्री विषय का ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। सभी का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेम रहने वाली, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर जरूर याद रखना है। यहाँ पर लास्ट डेट आपको दी गई, तो इसको आपको टाइम रहती है आपको फिल करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पहले हम आपको अभी क्लियर कर दें। यदि आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम, इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप किसी भी हालत में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से चेक करके आपको फॉर्म फिल करना, नहीं तो आप इसकी जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। इसमें कोई कुछ यहाँ पर नहीं कर पाएगा, तो इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी आपको यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी को यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई है, त्रुटि सुधार आपको ऑनलाइन फॉर्म में ही सुधार करना है। यदि आप सोचेंगे कि बाद में हम सुधार लेंगे इंटरव्यू के टाइम, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सुधार नहीं होगा। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना। अब यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट देख लीजिए, तो सेक्शन अहरत आपकी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर दी गई, जैसे यहाँ पर आपका सेट मांग गया है, तो आई होप आप इतनी बड़ी एग्जाम को शामिल हो रहे हैं, तो आपसे एक उम्मीद हम यहाँ करते हैं कि आप फॉर्म फिल करने से पहले आप इसकी जानकारी को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सेट के बारे में, जो नेट के बारे में जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया, इसको विस्तार से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ फॉर्म फिल कैसे फिल करना है और फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी वो आपको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर रही बात रोजगार पंजीयन की, तो यहाँ पर देखिए जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं होगा, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी उनके लिए अभी फॉर्म फिल के टाइम रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। किंतु मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके लिए रोजगार पंजीयन लेके जाना आवश्यक होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आप अभिलेख भेजेंगे उस टाइम भी आपको यहाँ पर ले जाना होगा, इसलिए आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। अब जिसका रोजगार पंजीयन नहीं है, रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो उसका चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट वाइज, यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको सेक्शन एक होता है, तो कला, वाणिज्य, मानक की विधि, ये सभी आपका वही सेम है। आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसी के अनुसार यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से चेक करना है आपको। तो यहाँ पर आपकी जो भी यदि अलाइड सब्जेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर देख लीजिए। अब आयु की बात करें तो मिनिमम 21 और अधिकतम आपकी 40 साल होनी चाहिए। साथ ही आपकी जो आयु की गणना 1/1/2025 को आपकी कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर किसी प्रवर्ग की मध्य प्रदेश में की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षण पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी वर्ग के पुरुष के द्वारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, तो उसको यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरी जानकारी पढ़ना है, आपको पढ़ना है। बताने का मतलब ये है ताकि आप कोई भी गलती यहाँ पर ना करें। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। आप विस्तार से पढ़ लीजिए, ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे।
कुछ और जानकारी यहाँ पर वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, तो 27 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट आपकी 26/3/2025 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का अपडेट नहीं करना, आपको अभी फॉर्म पहले ही फिल कर देना है। बाकी की जानकारी यहाँ पर दी गई, सब कुछ यहाँ पर दिया गया विस्तार से। जो भी आपके डाउट हो तो फिर इसको आप पढ़ना है, पूरा यहाँ पर सब कुछ दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो आप यदि लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे फिल कर सकते हैं, या सिंपल मोबाइल यूज करें तो मोबाइल से फिल कर सकते हैं। तो अब आपको गूगल पर टाइप करना है MPPSC और सर्च पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर जो व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई भी आपको अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आपके इंटरव्यू चल रहा है, तो इनमें देखिए बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए हैं। तो यही वही गलती आपको नहीं करनी है, कहने का मतलब ये है। इसलिए आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई जा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर विजिट भी करते रहना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो सिंपल ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर तो एक ऑप्शन आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करती हैं तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब यहाँ पर किसी भी लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर दी, पहली लिंक पर क्लिक कोई पोस्ट कोई सी भी उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तब इसकी ऑनलाइन फॉर्म वाली पेज पर यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सभी सब्जेक्ट जो कि आपको वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था, तो अब जो भी आपके सब्जेक्ट है आपको उसके अनुसार यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख रही है। तो चलिए इसी पोस्ट को यहाँ पर आपको हम हिस्ट्री वाले को अप्लाई करके दिखा देते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना होगा। यहाँ पर डेट दी गई है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान से रखना है। कोई भी एडिट आपको समस्या आ जाती है तो बाद में आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है नोटिफिकेशन में, वो जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फॉर्म को सावधानी से फिल करना है, या किसी आप सर्वर के से फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आती है और आपकी मेहनत भी कितनी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अप्लाई करने के लिए इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है, इस पर पहले आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्म पर क्लिक नहीं होगा। तो एक बार आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिए। आनन फानन में उल्टा सीधा कुछ भी गलत में से फिल मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले से नोटिफिकेशन डाउनलोड की, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आयु के बारे में जानकारी दी गई, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। और एक बात और आपको दिखा देते हैं, पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि गलत जानकारी आपको यहाँ पर देखिए जैसे ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी वर्ग श्रेणी अनारक्षित अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कमजोर महिला पुरुष दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक जन्म तिथि आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है, अथा त्रुटि सुधार अवधि की समाप्त पश्चात किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, एवं जन्मतिथि परिवर्तन विषय समस्त अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग कोई पत्राचार नहीं करेगा, और ऐसे अभ्यर्थियों की आवेदन अमान्य किए जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते गलत जानकारी उम्मीदवारी नष्ट कर दिएगा, इनको आपको ध्यान रखना। अब आपको नीचे को चले आना है। यहाँ पर आपको और एक बात और, फोटो आपकी यहाँ पर 20 मिनिमम 20 के भी अधिकतम 100 के भी रखना है, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की रखिए, और नई फोटो आपको बनवाना है, 3 माह से तक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड का हो या लाइट फोटो बैकग्राउंड हो तो भी चलेगा। और आपका यदि चश्मे का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कोई रिफ्लेक्शन ना हो, नहीं आपका ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए, और चश्मे में चमक नहीं होनी चाहिए, आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए। इतना आपको करना है, और आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल आप क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आपके सभी पोस्टों सभी सब्जेक्ट हैं उनका सेम रहने वाला है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ आप हिस्ट्री को बता रहे हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहना है। अब यहाँ पर देखिए लगभग 27-28 सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट का बनाना तो वीडियो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से फॉर्म ओपन होगा। अब जैसे ये पोस्ट आपकी हिस्ट्री की है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सब्जेक्ट यानी पीजी सब्जेक्ट आपका कौन सा है। अब इनमें से क्या किया है, यहाँ पर देखिए हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, एशियंट हिस्ट्री है, जो भी आपकी है इसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम, और ये जानकारी हम आपको डेमो के लिए फिल कर रहे हैं, आपको जो एक्चुअल जानकारी वही आपको सावधानी से फिल करना है। तो हिस्ट्री पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी स्नातकोत्तर के अनुग्राहक यानी ग्रेस मार्क के साथ उत्तीर्ण यदि हैं आप तो यस करना है, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हैं को किसी एक मुख्य विषय के अतिरिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता। तो कहने का मतलब ये है आपके सब्जेक्ट में, जैसे अब यहाँ पर देखिए जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में से आपके रहे हैं, अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री भी रहा है, आपका मेडिवल हिस्ट्री रहा है, अब आप समझ चुके आपने किया है तो आपको पता होगा। तो आपको किसी एक मेन सब्जेक्ट को ही आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसी के आधार पर एग्जाम दे पाएंगे, आप अलग अलग को लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब सिंपल ये है। अब यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का फर्स्ट नाम, अब ध्यान दीजिए आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देखिए जो हाई स्कूल यानी 10वीं की अंक सूची है उसके आधार पर आपको फिल करना है सभी जानकारी, सभी डिटेल्स, सभी स्पेलिंग, और सभी जानकारी आप कैपिटल यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यदि आपका अभ्यर्थी का मध्य नाम यानी मिडिल नेम होता है आपका, यदि मिडिल नेम है आपका तो फिल कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मार्क्सशीट में आपका सरनेम दिया है तो सरनेम भी फिल कीजिए, यदि नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन फर्स्ट नेम आपको फिल करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है,
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल जो भी आपका है इसको आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ वही आपकी होनी चाहिए 10th की सर्टिफिकेट में दिया गया है। तो इस प्रकार से अपने कैलेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से जो भी सिर्फ आपको डेमो के लिए शो कर रहे हैं आपको, तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपनी डेट और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी एज भी कैलकुलेट यहाँ पर होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम फिल करना है। तो वही फिल करना है जो आपका 10th की सर्टिफिकेट में दिया है, सेम वैसा ही फिल करना है और सेम वैसा ही स्पेलिंग फिल करना है। अपने मन से आधार कार्ड के अनुसार या ID कार्ड के अनुसार फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने माता जी का नाम यदि मदर्स नाम फिल करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है? यदि आप विवाहित हैं तो एस कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिल करना है। यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या देना है, कितने यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर अंतिम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देनी। यदि आप यहाँ पर बच्चे की संख्या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 0 देते हैं तो यहाँ पर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जैसे 1 देते हैं तब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन हाइड रहेगी। अब नेक्स्ट कि आपके अंतिम बच्चे जुड़ा है, ये सभी ऑप्शन आपके रहेंगे। अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है वो कीजिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपको ऊपर ही क्लिक करना था, आपके ये ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी? यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अब यहाँ पर समझिए, तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब आपकी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। अनरिजर्व है, SC ST OBC जो भी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अनरिजर्व ही रहेगा। अब जैसे यहाँ पर SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको SC सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अब क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल का ऑप्शन आपका ये SC ST में नहीं रहेगा। आपको सिर्फ अपनी जाति फिल करनी है। अब आपकी जो भी कास्ट है उस कास्ट को फिल करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। यदि आप क्रीमी लेयर में आती हैं, यदि आप क्रीमी लेयर में आती है तो एस कीजिए, तो आपको फिर यहाँ पर OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व से ही यहाँ पर काउंट की जाएंगी। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर OBC आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको EWS को देख लेना है। अब जैसे आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए SC ST और OBC के स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर अपनी कास्ट यानी आपकी जाति फिल करना होगा, कौन सी आपकी जाति है। अब आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपको लिखा होगा और आपको भी पता होगा, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, अब अपने यदि जाति प्रमाण पत्र आपकी जानकारी दे रहे हैं तो आपको जो मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र होता है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रारूप में, वही आपको यहाँ पर जानकारी देनी। तो आपको जारीकर्ता पद नाम जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा इशू हुआ, SDO SDM जो भी जिसके भी द्वारा, इस प्रकार से तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर किस जिले का आपका जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है तो उस जिले को यहाँ इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, जो आपका यदि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना है तो आपको देखिए उसमें प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा होगा। जैसे वो आप देखिए ज़्यादातर RSC इस प्रकार से आपका चालू होता है और आपका यहाँ पर नंबर दिखा रहता है। तो फिर ऑब्लिक लगा के 7 to 7 जैसा भी लिखा है उसमें आपको 7 to 7 यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और आपको जो प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक, तो यदि आपका जो डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको इसकी डेट भी दिख रही होगी, तो इस कैलेंडर पर आपको उसकी डेट फिल करना और गलत फिल मत कीजिए, आपको सावधानी से ही फिल करना है, चाहे आप कहीं और से भी फिल करा रहे हो। नेक्स्ट है, अब क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% है इससे अधिक दिव्यांग, यदि आप डिसेबल हैं तो एस करना है। और यहाँ पर आपको क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया, यदि किया गया है तो आपको यहाँ पर एस करना, नहीं किया गया तो आपको नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगी। यदि किया गया है तो आपको यहाँ पर एस करना होगा इस प्रकार से, तो आपके यहाँ पर हाइड हो जाएंगी। यदि है तो आपको एस करना है और यहाँ पर आपको देख लेना, यहाँ पर उसकी जानकारी देनी, दिव्यांगता का प्रकार कौन सा यहाँ पर है, ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज देना है, यहाँ पर आपको दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर देना है, यहाँ पर जारी होने की दिनांक देनी है। और आपको क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है। यदि एग्जाम देने जाती हैं तो आपका सेंटर यदि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर मिल जाता है तो आपको एग्जाम सेंटर ऊपर वहाँ पर जाने में दिक्कत आती है तो आपको नीचे ही हॉल में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपके पास यहाँ पर अप्लाई होता है तब। यदि आप डिसेबल नहीं है तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करना, तो आपको ऑप्शन ये हाइड हो जाएंगे, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी कभी किसी सेवा से पृथक या दंडित किया गया है, यदि किया गया तो यस करना, नहीं तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक यानी जो क्रिमिनल केस है वो लंबित है या चल रहा है, तो आपको यस करना है, उसकी आपको जानकारी देने की, नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। और आपको सभी जानकारी सही से फिल करना है क्योंकि बाद में आपका वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपको जानकारी कोई भी छुपानी नहीं है, नहीं तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, डिबेटेड पीरियड में है, तो यह है तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सेनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, यदि कार्यरत हैं तो आपको एस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर ही क्लिक करना दी है तो आपको एस करना है। यदि एस करती है तो उसकी आपको फिर जानकारी देनी होगी, ये नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य की रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अब यहाँ पर समझिए यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना, आपको इसकी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप यहाँ पर पढ़ भी लीजिए कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश की
रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में याचिका क्रमांक इतने के अनुसार भारत अंतरिम आदेश आपके जो यहाँ पर आपका दिया गया था, जो मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। कहने का मतलब ये है कि आपको आवश्यकता नहीं है, आप बिना रोजगार पंजीयन के फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं हुआ, यानी अभी आपके पास नहीं तो आप छोड़ दीजिए। किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग के कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है, यदि आपके पास अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप कर लीजिए। आपको कैसे रोजगार पंजीयन करना है तो पूरा प्रोसेस का वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको आप देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो आपको यस करना है। यहाँ पर आपको जिले का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले में आपने रोजगार पंजीयन किया है इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक होता है वो पूरा आपको फिल कर देना है, वहाँ जीरो से लगाकर जितना भी आपका लिखा है। उसके बाद रोजगार पंजीयन आपका जारी होने की दिनांक, यानी कहने का मतलब है आपको किस डेट में आपने रोजगार पंजीयन किया था तो वो आपको फिल करना है। और एक बात और, यदि आपने रोजगार पंजीयन रिन्यू किया है तो आपको रिन्यू वाली डेट फिल नहीं करनी है। आपकी जो स्टार्ट में आपने रोजगार पंजीयन किया था वही आपको जानकारी यहाँ पर इसकी डेट एंटर करनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अभ्यर्थी भूतपूर्व सेना के एक्स सर्विसमैन है, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। यदि यस करते हैं तो उसकी आपको फिर जानकारी देनी होगी। अब नेक्स्ट आय एवं प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज जो उसके अंतर्गत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको पर ही नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट देखिए अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है एवं यहाँ पर देखिए किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है। तो यदि आप कर रहे हैं तो यस कीजिए। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी दे दी होगी कि कहने का मतलब है यदि हाँ तो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्रक के आधार पर वरीयता अंक का उल्लेख करना होगा आपको यहाँ पर। और यदि हाँ तो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्तलिखित गणना पत्र के आधार पर प्राप्त आयु सीमा में छूट का उल्लेख यहाँ पर करना है, कितने वर्ष यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना है। यदि नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपकी ऑप्शन ये हाइड हो जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण। तो पात्र परीक्षा आपके पास पीएचडी है, डिग्री से चुनाव को करना है। तो यदि आपके पास नेट है तो नेट पर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, और यदि सेट है तो इसको सेट पर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, और यदि पीएचडी तो पीएचडी सेलेक्ट करना है। यदि इनमें से आपके पास सिर्फ एक है, यदि आप सेट नकारे हैं तो आपको सेट को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा सेट एसलेट का विवरण CSIR द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें UGC द्वारा चयनित किया गया है। टीम मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा की सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों की यदि आप जैसे अन्य राज्य की सेट होती है जो आपकी, तो वो आपको यहाँ पर नहीं चलेगी। जो मध्य प्रदेश की सेट होती है जब सेट के बेस पर फिल कर रहे हैं तो आपको वही चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। और नोट राज्य पात्रता परीक्षा 2022, राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त परीक्षा का रोल नंबर एवं परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक का उल्लेख सेट परीक्षा से संबंधित जानकारी कॉलम में दर्ज करना है। तो आपको विषय सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उत्तीर्ण दिनांक और रोल नंबर आपको फिल करना है। ध्यान से देखिए इस सेट के लिए अब यदि आप नेट के बेस पर फिल कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन अलग रहेगा, इसको हम पहले हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि आप नेट के बेस पर यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको फिर विषय लिखना है नेट का, यहाँ पर उत्तीर्ण दिनांक किस डेट को है और आपको रोल नंबर लिखना है। तो आपका जो स्क्रू कार्ड है उस पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो चलिए आपको हम यहाँ पर सेट सेलेक्ट कर देते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको विषय का नाम फिल करना है, पर दिनांक और रोल नंबर आपको आई होप फिल कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पर हाई स्कूल, तो हाई स्कूल की जानकारी देनी है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर सिंपल हाई स्कूल भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या 10th भी लिख सकते हैं। हाई स्कूल इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद है आपका प्रणाली, तो आपका ग्रेड CGPA था या डिवीजन था। यदि आपका CGPA था, यदि आप CBSE बोर्ड है या कुछ और आपका एग्जाम है बोर्ड जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कीजिए। यदि CGPA तो आपको फिर यहाँ पर पूर्णांक और प्रवर्तक फिल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको परसेंटेज डिवीजन फिल करना है। यदि आपके पास डिवीजन सिस्टम है आपका तो यहाँ पर आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको विषय का नाम फिल करना है। अब या तो चाहें आप आपके 10th में जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं तो आपको सभी को फिल कर देना है, या सिंपल आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप लिख दीजिए। इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। अभी आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है लेकिन आपको सही फिल करना है इस प्रकार से, या आप सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जैसे सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर रहे हैं आप तो बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो कॉमा लगाएंगे आप, कॉमा एंटर नहीं करना है, सिर्फ आपको स्पेस देना है। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखा देते हैं,
यहाँ पर देखिए जैसे हमने फिल किया है ऑल जनरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट स्पेस देना और एंटर करते जाना है। कॉमा लगाएंगे आप स्पेशल कैरेक्टर यूज हो जाएगा, तो वो आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद आपको पूर्णांक देना, कितने आपको 10th में प्राप्त हुए, यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर परसेंटेज आपको देना और यहाँ पर आपको डिवीजन देना है, किस डिवीजन से पास हुए हैं 10th, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका है। यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करना है, यदि आप MP बोर्ड है तो MP बोर्ड फिल कर दीजिए इस प्रकार से। यदि आपकी अदर स्टेट बोर्ड है तो आपको अदर स्टेट बोर्ड का नाम फिल करना है, या CBSE तो CBSE इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। इस प्रकार से आपको फिल कर देना है MP बोर्ड भोपाल। इसके बाद अपना 10th का उत्तीर्ण वर्ष किस साल आप पास हुई हो और यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। इसी तरह आपको 12th की जानकारी देनी है, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट, तो इस प्रकार से आप हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हाई स्कूल लिखा है इस प्रकार से, हायर सेकेंडरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको डिवीजन SCGB जो भी उसको फिल करना और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम फिल करना है। तो आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए और आपको कॉमा नहीं लगाना, आपको सिर्फ स्पेस देना है और दूसरे सब्जेक्ट को फिल कर देना है। और यहाँ पर हमें पूर्णांक देना है, प्राप्तांक देना है, परसेंटेज देना है और डिवीजन आपको देना है कि किस डिवीजन से आप यहाँ पर पास हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से आपको दे देना है। और यहाँ पर बोर्ड का नाम देना, वही आपका जैसा अभी आप MP बोर्ड दिया है, तो 12th आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको यहाँ पर सही तरीके से करना है। इसके तो 12th का पासिंग ईयर किस बार से आप पास हुए हैं वो देना है। और यहाँ पर आपका रोल नंबर दे सकते हैं, नामांकन क्रमांक, अब जो भी आपका सिस्टम रहा है तो उस हिसाब से आप अपने मार्कशीट को देखिए, तो उसमें आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल करिए BA की है आपने, तो इस प्रकार से आप BA लिख सकते हैं, या BSc या जो भी आपने किया उसको लिखिए, इस प्रकार से आपको एंटर कीजिए। यहाँ पर वही आपका फिर डिवीजन या CGP जो भी रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सब विषय का नाम लिखना है। अब आपके BA में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास हिस्ट्री रहा, जियोग्राफी रहा, पॉलिटी रहा है, इस प्रकार से आपको जो मेन सब्जेक्ट रहे आपके वो फिल कर देना है यहाँ पर। तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे वो आपको अपनी शिक्षण योग्यता के अनुसार यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको वही पूर्णांक देना है, इसको पूर्णांक देना है, यहाँ पर आपको प्राप्तांक दे देना है, परसेंटेज, डिवीजन आपको फिल करना है जो भी आपका डिवीजन रहा है, और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है स्नातकोत्तर। तो अब स्नातकोत्तर, अब जैसे यहाँ पर समझिए जैसे आपका MA की हैं आप, तो यहाँ पर MA में आप कुछ सब्जेक्ट से की हैं, तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री लिख दीजिए, जो भी आपकी की है आप जो भी सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं। आइए सिर्फ आपको डेमो के लिए आपको हम हिस्ट्री का फिल करके दिखा रहे हैं। सेम जितने भी आपकी पोस्ट के सब्जेक्ट के फॉर्म फिल चल रहे हैं सभी में सेम फिल करना होगा आपको। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जो भी आपका रहा है इस प्रकार से आपको फिल कर देना है, या सिंपल यहाँ पर MA लिख दीजिए, या जो भी आपका रहा है इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर डिवीजन SCGP यहाँ पर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपका है, यहाँ पर आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर MA लिख दीजिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से आप यहाँ पर MA लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए हिस्ट्री आ चुका है, क्योंकि ये पोस्ट हिस्ट्री का ही है। इसके बाद वही आपको पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और रोल नंबर और पासिंग ईयर सब कुछ आपको फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपको एग्जाम सेंटर की जानकारी दिखी जाएगी, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने एग्जाम सेंटर में आपका एग्जाम ही होने वाला है। तो आपको जो भी एग्जाम सेंटर इस प्रकार से एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपकी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एक ही एग्जाम सेंटर सेलेक्ट नहीं करना, अलग इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपको, क्या अभ्यर्थी यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST और OBC यदि लेना चाहते तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपको अपना बैंक की जानकारी देनी है, तो बैंक का नाम देना है। आप बैंक की पासबुक देखिए फ्रंट पेज पर आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। तो बैंक का नाम देना है, यदि आपका SBI है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिल कर देना है, और HDFC जो है कहने का मतलब आपका बैंक उसको लिख देना है। यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है, आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम फिल करना, आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा होगा उसको देखिए। यहाँ पर ब्रांच कोड भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना, किसी और फैमिली मेम्बर का आपको नहीं देना है जानकारी, आपकी यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिल करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पासबुक की फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज को फोटो खींचकर उसको स्कैन कीजिए। और एक बात और, 200 के बीच से देखा पाई फोटो की साइज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद अपना एड्रेस देना है। अब यदि आप यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश की निवासी हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर जिला का नाम आ जाएगा, जो भी आपका जिला इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है आपको, यहाँ पर पिन कोड और लैंडमार्क कोई जो आपकी पहचान होता है स्थायी एड्रेस का वो आपको फिल करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी यानी कहने का मतलब आपको सिंपल आपको हम दिखा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो इस प्रकार से आपको देना है। अब आपको यहाँ पर जिला मैनुअली फिल करना होगा, यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर पिन कोड देना है, और यहाँ पर को लैंडमार्क यानी वर्तमान पता में आपको फिल करना है, इस प्रकार से आपको देना होगा।
तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। इसको मध्य प्रदेश कर देते हैं। यहाँ पर जिला आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से। अब ये आपका रहा वर्तमान पता यानी करस्पॉन्डिंग एड्रेस। यदि आपका वर्तमान पता के साथ आपका स्थायी पता भी सेम है तो इस पर आपको क्लिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं, आपका वर्तमान पता आपका कहीं और है और आपका स्थायी पता अलग है, तो दोनों को यहाँ पर आपको अलग अलग मैनुअली फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फोटो का। तो फोटो आपको मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB। आप कोशिश कीजिए लगभग 85 से 90 KB की फोटो अपलोड कीजिए, तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी और आपकी फोटो ब्लर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और यहाँ पर अपलोड करने के बाद इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक कर देना है। और फोटो आपकी JPG फॉर्मेट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर दिख जाएगा, तो इसको टिक कर देना। इसी प्रकार से आपकी फोटो यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर ध्यान दीजिए, सही सही आपको फिल करना है, गलत फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में फॉर्म एडिट नहीं होगा। क्योंकि जब फॉर्म में एडिट करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाता है, और जब वो OTP फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म ओपन होगा। यदि आप गलत मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो मोबाइल नंबर गलत पर OTP जाएगा, तो आप जब OTP फिल नहीं कर पाएंगे तो आपका फॉर्म भी एडिट नहीं होगा। इसलिए इसको सही सही फिल करना है और यहाँ पर आपको email ID भी सही से फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो यहाँ पर जानकारी फिल करा तो पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब एक बात और, जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कैप्चा डालकर, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर आता है, तो यहाँ पर देखिए कोई रेड कलर में यहाँ पर कुछ मैसेज दिखेगा। जैसे आपकी फोटो में एरर दिख रहा है या इमेज में एरर दिख रहा है, तो वही आपको सेक्शन जाकर यहाँ पर आपको एडिट कर लेना है और आपको दोबारा से फॉर्म को सबमिट करना है। तो जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे आपको, तो यहाँ पर आपको भुगतान नहीं इस प्रकार से दिखेगा और एक आपको यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, तो उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या उसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो पर आपको फीस को पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन इसके पहले आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है और आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। आपको पेमेंट करने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेगी, यहाँ पर ओनली SBI कार्ड होल्डर और डेबिट कार्ड UPI। तो जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे पेटीएम, पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में, तो इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन UPI QR कोड ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। उसको आप अपने सुविधा अनुसार उसको आप फीस को पेमेंट कर दीजिए। और एक बात और, जैसे आप फीस को पेमेंट करते हैं तो आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना, आपको कम से कम 55 सेकंड तक आपको वेट करना है और ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको भुगतान है पेमेंट इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट दिख जाएगा और इसका आपको प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे बाई चांस वहाँ से आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए पेज पर, इसकी होम पेज पर, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर फिर दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ है वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक कैप्चा इसको फिल करना है यहाँ पर और लॉगिन पर क्लिक करना, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके अपने फीस को पेमेंट कर देना है। अब इसका दोबारा से रीप्रिंट लेना चाहती हैं तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से और यहाँ पर वही एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसको प्रिंट ले लेना है। और ये सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर सेम ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, सभी सब्जेक्ट में सेम है, तो सेम आपको करना है। अब यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, अपने फॉर्म तो फिल कर दिए, तो तब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन और आपको साइड में दिख रहा है नो यूर एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दी तो फॉर्म तो भैया आपकी स्टार्ट हुई है, तो बाई चांस यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे भी आपका यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर आपका दिख जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ढूंढिए तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको 2024 आपको जो दिख रहा है वो आपका सब्जेक्ट का उसको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। चलिए हम किसी को फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको अभी दिखा देते हैं, 2022 का दिख रहा है, चलिए इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको 2024 आपको कुछ समय बाद आपको अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिल करेंगे आप जैसे, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना है, यदि आपका जैसा ही आपकी जानकारी फॉर्म में थी, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल और डोमिसाइल यदि मध्य प्रदेश की निवासी तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी और सबमिट पर क्लिक करना, तब यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो होगा, तो उसको नोट करके अपने फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।